हेलो गाइस, वेलकम टू द हिस्टोरिका। आज हम लोग समझेंगे जो पाचन तंत्र है उसका सेकंड पार्ट इसको कह सकते होंगे। वैसे तो ये थर्ड पार्ट होगा हमारा पाचन तंत्र का। और यहाँ पर हम लोग समझेंगे ग्रास नली के बारे में। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने दांत, लार ग्रंथियों और साथ ही साथ हम लोगों ने आहार नाल के विषय में जान लिया था और ये भी जान लिया था कि पाचन कहते कैसे हैं। आज की क्लास हमारी रहेगी पाचन तंत्र में ही का ही एक भाग है ग्रास नली, उसके विषय में देखेंगे। और साथ ही साथ आज की क्लास में हम लोग पाचन तंत्र को संपूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। ओके, आज की क्लास में हम लोग पाचन के विषय में सारा अध्ययन कर लेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग ग्रास नली के बारे में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो हम लोगों ने पुरानी क्लासेस में समझा था वो हम लोगों ने दांत तक समझा था। ओके, और दांत तक समझने के पश्चात हमने ये फैसला किया था कि आगे चल करके हम लोग अगली क्लासेस में समझेंगे। तो जो दांत तक का पाचन था वो संपूर्ण पाचन मुख गुहा के अंदर ही होता है। ओके, तो जितना भी पाचन हमने पढ़ा वो मुख गुहा के अंदर ही होता है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। और साथ ही साथ जीभ के विषय में मैंने बताने से इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि हम लोग जीभ के विषय में आगे चल करके ज्ञानेंद्रिया नाम के टॉपिक में इसके विषय में पढ़ेंगे। ओके, तो आज की जो हमारी क्लास है वो मुख्यतः पाचन तंत्र पर है और हम लोग इसी के विषय में समझेंगे। हम लोगों ने देख लिया था किसके विषय में, हम लोगों ने इस चित्र के विषय में पुराने वीडियोज में भी देखा था और ये चित्र मैंने आपको बनाकर भी दिखाया था। जिस आधार पर मैंने चित्र बनाया है इसी आधार पर पाचन तंत्र हमारे शरीर में काम करता है। तो ये जो ग्रास नली होती है, इस चित्र में अगर हम लोग डिनोट करने का प्रयास करें तो ये जो ग्रास नली होती है, ये ग्रास नली इस नली को कहा जाता है जो कि मुख गुहा से लेकर के आमाशय तक होती है। ओके, मान लीजिए ये मनुष्य का मुख है, ये इतना पार्ट क्या है मुख का है और ये वाला भाग यहाँ से निगल द्वार पाया जाता है। ये निगल द्वार पाया जाता है, यहाँ से भोजन आमाशय तक जाता है। तो जो ग्रास नली होती है, इस पतली नली को जहाँ मुख गुहा से भोजन आमाशय तक जाता है, इस पतली नली को ग्रास नली कहते हैं। ओके, यही डेफिनेशन या यही मैंने परिभाषा इसमें लिखी भी है कि जो ग्रास नली होती है यह पाचन का ही एक भाग होता है या पाचन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। क्योंकि यदि मुख गुहा में हम लोग भोजन को चबा लेंगे दांतों के माध्यम से, कृंतक, रत्नक, चवर्णक, अग्र चवर्णक के माध्यम से, और उसमें सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड लार ग्रंथि के माध्यम से विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स मिला देंगे तो उसको आमाशय तक ले जाने के लिए या हमारे शरीर के अंदर तक ले जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, जिस माध्यम के द्वारा यह संपूर्ण जो खाना होता है जिसे हम लोग चबा करके एक घोल बना लेते हैं, घोल तैयार कर लेते हैं, उस घोल को किस प्रकार से हम आमाशय तक ले जाएंगे वो ग्रास नली द्वारा ही ले जाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे पाचन का। और यदि हम लोग बात करें हमारे शरीर की, तो हमारे शरीर में सारे ही अंग महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हीं अंगों से मिलकर के हमारा शरीर बनता है। यदि इन अंगों में किसी भी प्रकार की कोई क्षति उत्पन्न होती है तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की विकृतियाँ देखने को प्राप्त होती है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग इसके विषय में देख लेते हैं। ग्रास नली यह मुख गुहा को आमाशय से जोड़ती है। ओके, जो ग्रास नलिका होती है ये मुख गुहा को किससे जोड़ती है? आमाशय से जोड़ती है। इस बात को मैंने अभी तुरंत स्पष्ट किया ही है। ओके, जो ग्रास नली होती है ये मुख गुहा, मान लीजिए ये जो मुख है इसको यहाँ पर हम लोगों ने भोज्य पदार्थों को चबाया और अगर हम लोगों को भोजन को पचाना है तो हमें कहाँ तक भेजना होगा? हमें इस आमाशय तक भेजना होगा। तो इस आमाशय तक भेजने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे अकेला मुख गुहा लेकर के चले तो मुख गुहा में हम लोगों ने चबा लिया, तो इसके बाद यहाँ पे कोई अंग ही ना रहे तो क्या अपने आप भोजन आमाशय तक पहुँच जाएगा? नहीं, इसको पहुँचाने के लिए विभिन्न माध्यमों की आवश्यकता होगी और इन माध्यमों में
हम लोग ग्रास नली को लेते हैं। तो ये एक प्रकार के माध्यम का कार्य करती है और इसकी जो लंबाई होती है ये गर्दन के जितने ही इसकी लंबाई होती है। अगर आप लोग स्केल से नाप करके देखेंगे, मैंने भी नापी थी तब मुझे सर ने बताया था कि इसकी लंबाई 10 इंच होती है। ओके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और जहाँ यह मुख गुहा से जुड़ी होती है उस स्थान को निगल द्वार कहते हैं। उस स्थान को क्या कहते हैं? निगल द्वार। उसमें एक टॉन्सिल नामक अंग पाया जाता है जो मुख गुहा के तालु क्षेत्र से नीचे की ओर लटका होता है। ओके, मांसल अंग होता है जो खाने को ढकेलने का कार्य करता है। ओके, नीचे की ओर धक्का लगाने का कार्य करता है। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 10 इंच लंबाई होती है। इस ग्रास नली में किसी भी प्रकार के पाचन कार्य नहीं होता है या पाचन का कार्य नहीं होता है, क्योंकि इस ग्रास नली में किसी भी प्रकार के हार्मोन रिलीज नहीं होते हैं, ना ही किसी प्रकार के एंजाइम्स रिलीज होते हैं तो पाचन में सहायता कर सकें। पहली बात तो जो हार्मोन होते हैं वो पाचन में सहायता करते ही नहीं है। और हम लोग एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स पाचन में सहायता करते हैं और एंजाइम्स के माध्यम से ही हमारे शरीर में पाचन होता है। तो ग्रास नली में किसी भी प्रकार के एंजाइम्स का स्रावन नहीं होता है, जिस कारण हम कह सकते हैं या किसी भी प्रकार से भोजन को छेद नहीं किया जाता, तोड़ा नहीं जाता टुकड़ों में। तो हम सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि ग्रास नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पाचन का वह अंग जो पाचन में सहायता नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है, तो वो क्या नाम होता है? ग्रास नली। अब हम लोग देख लेते हैं आमाशय के विषय में, क्योंकि हम लोगों ने मुख गुहा में दांतों के विषय में देख लिया है, लार ग्रंथियों के विषय में देख लिया है और ग्रास नली के विषय में भी देख लिया है। भोजन पहले यहाँ पर आया, इसको चबाया हम लोगों ने, इसमें लार मिलाई, फिर इसके बाद हम लोगों ने इसको धकेला नीचे। किस एंजाइम्स की वजह से? तो म्यूलिन एंजाइम्स की वजह से। ओके, और इसमें मंड का पाचन किसने किया? इसमें मंड का पाचन टाइलिन एंजाइम ने किया। डायस्टेज एंजाइम ने इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया। ओके, कार्बोहाइड्रेट में इसको पाचन किया इसका। ओके, और अगर हम लोग लाइसोजाइम की बात करें तो लाइसोजाइम एंजाइम ने सहायता की कि यहाँ पर जीवाणु ना आ सके। ओके, तो यहाँ पर सबसे मेन इस निगल द्वार, इसको क्या कहा जाता है? इस घुमाव को कहा जाता है निगल द्वार। निगल द्वार। ओके, और इस लंबी सी नली को कहा जाता है ग्रास नली। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं इस आमाशय यानी कि आम की समान संरचना वाले पेट के बारे में। ओके, इसमें जब भोजन जाएगा तो इसका पाचन किस प्रकार से होगा, आइए देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं हम आमाशय के विषय में। जो ग्रास नली थी उसके पश्चात हमारे पाचन तंत्र में भोजन आमाशय में जाता है। और यदि हम लोग चित्र के आधार पर बात करें तो चित्र में आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि इस संपूर्ण आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग या सबसे बड़ा भाग क्या है? तो वो आमाशय है। दिख भी रहा है आपको, इसको कहा जाता है आमाशय। ओके, हमारे संपूर्ण पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग आमाशय होता है। इसको क्या कहा जाता है? आमाशय कहा जाता है। इस थैलीनुमा आकृति को आमाशय कहा जाता है। आमाशय कहा जाता है। ओके, इस आमाशय के बारे में ही मैंने लिखा है और इसी के विषय में हमें पढ़ना है, क्योंकि यह हमारे भोजन के पाचन में सबसे ज़्यादा सहायता करता है। हमारे भोजन के पाचन में सबसे ज़्यादा सहायक हमारा आमाशय ही होता है। वैसे तो अगर हम लोग बात करें अंगों की, तो अंगों में सारे अंग हमारे भोजन के पाचन में सहायता करते हैं, लेकिन जो आमाशय होता है वो आमाशय हमारे पाचन में सर्वाधिक सहायता करता है, क्योंकि यहाँ भोजन 4 घंटे तक संग्रहित रहता है। ओके, और यहाँ पर भोजन का पाचन होता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यह थैलीनुमा आकृति होती है। आमाशय एक थैलीनुमा आकृति होती है, थैली के समान आकृति होती है, आप देख भी पा रहे होंगे। ओके, जहाँ भोजन का पाचन एवं संग्रहण दोनों होता है, दोनों काम होते हैं। ऐसे यहाँ भोजन का पाचन भी होता है। जैसे यहाँ पर आता है जब भोजन, तो भोजन 4 घंटे तक संग्रहित भी रहता है। ओके, तो अगर हम लोग बात करें उदाहरण की, तो भोजन का पाचन कैसे होता है?
तो यहाँ पर HCl छोड़ा जाता है और इस यहाँ पर रूजी नाम की संरचना पाई जाती है। और लास्ट में फंडिक भाग में पाइलोरिक भाग में फिर विभिन्न प्रकार के पाचक रस छोड़े जाते हैं, जिनसे क्या होता है, पाचन होता है। तो ये हमारे शरीर में पाचन में सबसे ज़्यादा योगदान करता है आमाशय। ओके, इस भाग में यहाँ भोजन 4 घंटे तक संग्रहित रहता है। इस भाग में जो भोजन है उसका संग्रहण 4 घंटों तक होता है। ओके, इसकी आंतरिक दीवारें म्यूकोसा की बनी होती हैं। इस आमाशय की आंतरिक दीवारें जो होती हैं वो म्यूकोसा की बनी होती हैं। देख लेते हैं आंतरिक दीवारें क्या होती हैं। तो जो ये अंदर वाली दीवारें होती हैं, ये दीवारें किस चीज़ की बनी होती हैं, म्यूकोसा की। कहीं कहीं बताया जाता है कि म्यूकोसा नाम का इन पर एक एंजाइम चढ़ा होता है। ओके, जो HCl के प्रभाव को इनके ऊपर कम करता है, दीवारों के ऊपर। ठीक है, और इसके 3 भाग होते हैं। अब पाचन में जो सबसे ज़्यादा सहायता करता है वो अमाशय करता है। और इसके कितने भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है कार्डियक, इसको हम लोग अग्रभाग भी कह सकते हैं। इसको हम लोग अग्रभाग भी कह सकते हैं। आमाशय का अग्रभाग कार्डियक कहलाता है। और अगर हम लोग दूसरे भाग की बात करें तो दूसरा भाग लिखा है फंडिक। ओके, इसको हम लोग मध्य भाग भी कह सकते हैं। जैसे अगर हम लोग चित्र की बात करें तो चित्र में इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। चित्र में इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग को हम लोग कार्डियक कहते हैं। दूसरे भाग को हम शायद आपको सही से दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन मैं बोलता जा रहा हूँ, उस चीज़ को आप समझिएगा। ओके, तो क्योंकि टेक्निकली प्रॉब्लम्स रहती हैं, लाइट का आना जाना और लाइटें खराब होना, ये चलता है। ओके, तो ये सामने वाली लाइट खराब हो जाती है कभी कभी। देख लेते हैं हम लोग फंडिक भाग मध्य में पाया जाता है। ओके, इसे मध्य भाग भी कहा जाता है। जो फंडिक भाग होता है ये हमारे पाचन तंत्र में सहायक आमाशय, यह हमारे पाचन तंत्र में सहायक आमाशय का मध्य भाग होता है, जिसका नाम होता है फंडिक। ओके, ये यहाँ पर पाया जाता है। और इस फंडिक की बात करें तो इसमें रूजी नाम की संरचना पाई जाती है। कांटेनुमा संरचना इसमें उगी रहती है। ओके, ठीक है, इसमें कांटेनुमा संरचना उगी रहती है और इसकी आंतरिक दीवारों को म्यूकोसा से म्यूकोसा ढकता है। ओके, तो जो मध्य में भाग पाया जाता है उसको फंडिक कहते हैं। और लास्ट वाले भाग की बात की जाए तो उसे पाइलोरिक कहते हैं। जो अंत में जो भाग पाया जाता है आमाशय के अंत में, या अंतिम भाग पाइलोरिक कहलाता है, जहाँ भोजन का पाचन खत्म हो जाता है। या इस वाले भाग में भोजन का पाचन खत्म हो जाता है, इस पार्ट में। ओके, इस पार्ट में भोजन का पाचन खत्म हो जाता है। तो जो आमाशय है, इस आमाशय को थैलीनुमा आकृति भी कहा जा सकता है। यहाँ भोजन का पाचन सर्वाधिक होता है। इस आमाशय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कार्डियक, इस आमाशय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला तो कार्डियक, दूसरा फंडिक, तीसरा पाइलोरिक। ओके, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक के आधार पर इसमें पाचन होता है। अगर हम लोग बात करें कार्डियक की, तो कार्डियक में किन घटनाओं द्वारा भोजन का पाचन होता है, आइए देखते हैं। तो कार्डियक में HCl अम्ल निकलता है। जो कार्डियक भाग होता है इसका, कार्डियक में HCl अम्ल निकलता है। ओके, कौन सा अम्ल निकलता है, HCl अम्ल निकलता है, या फिर HCl अम्ल रिलीज होता है। ओके, जो टाइलिन के प्रभाव को कम कर देता है। अब आप लोगों ने यदि पुरानी क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो टाइलिन एंजाइम होता है वो हमारी लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया जाता है, जो मंड के पाचन में सहायक होता है। ओके, स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, तो ये जो एंजाइम होता है HCl एंजाइम टाइलिन के प्रभाव को कम करता है। यह भोजन को अम्लीय बना देता है, क्योंकि ये एक प्रकार का अम्ल होता है। ओके, जो टाइलिन जो HCl अम्ल होता है, ये अम्ल हमारे भोजन को अम्लीय बना देता है। ओके, अम्लीय और अम्ल में हम लोग एक प्रकार से मिलान कर सकते हैं कि यदि HCl अम्ल है तो वो भोजन को अम्लीय ही बनाएगा। ओके, ये तो स्वाभाविक बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तथा दूसरे एंजाइम्स के प्रभाव को बढ़ा देता है। दूसरे एंजाइम्स के प्रभाव को क्या कर देता है,
बढ़ा देता है। ओके, जो HCl एंजाइम्स होता है, जो अन्य एंजाइम जो छोड़े जाते हैं कि पेट के अंदर, आमाशय के अंदर, उनको क्या कर देता है, बढ़ा देता है, उनके प्रभाव को। कार्डियक भाग में ये रिलीज होता है, कार्डियक भाग में इसका श्रावण होता है। ओके, आइए अब हम लोग देख लेते हैं पाइलोरिक के विषय में। अब हमारा टॉपिक रहेगा पाइलोरिक। ओके, हमारा कंप्लीट हो गया कार्डियक। हमने देख लिया कि कार्डियक में किस प्रकार से पाचन होता है। तो एक बार मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ इसमें कि जो HCl अम्ल होता है, ये बहुत खतरनाक अम्ल होता है। ये हमारी स्किन यानी कि त्वचा को भी जला सकता है। तो अब कुछ लोगों के मन में ये सोच आएगी कि जो HCl एंजाइम होता है, सॉरी अम्ल होता है, HCl अम्ल होता है, एसिड होता है, वो आमाशय को ही क्यों नहीं जला देता, क्योंकि वो तो स्किन के ऊपर गिर करके स्किन को जला देता है, अर्थात ये तेजाब की भांति काम करता है। तो ये हमारे आमाशय को क्यों नहीं जलाता? तो इसका कारण होता है कि जो आमाशय है, इसकी आंतरिक दीवारें म्यूकोसा की बनी होती है, और ये म्यूकोसा क्या करता है, म्यूकोसा जहाँ पर पाया जाता है वो HCl का विरोध करता है, यानी कि HCl के प्रभाव को कम करता है म्यूकोसा। इसलिए आमाशय की दीवारें नष्ट नहीं होती हैं HCl के प्रभाव से। ओके, और HCl हमारे भोजन के पाचन के लिए बहुत सहायक होता है। जब HCl का स्रावण होता है तो HCl बचे कुचे पहले तो लाइसोजाइम ही ऊपर मार देता है जीवाणु और विषाणुओं को। अगर बाई चांस रह जाते हैं, क्योंकि जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो बहुत तनु होता है, लेकिन अगर थोड़े बहुत जीवाणु और विषाणु रह जाते, विषाणुओं का प्रभाव रह जाता है, तो उनको HCl खत्म कर देता है, पूर्ण रूप से खत्म कर देता है यहाँ पर HCl। ओके, आइए अब हम लोग देख लेते हैं फंडिक के विषय में, सेकंड पार्ट। आइए देख लेते हैं हम लोग आमाशय के दूसरे और तीसरे भाग के विषय में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रकार से उसमें खांचे नहीं बने होते हैं, अर्थात इस प्रकार से उसमें कटान नहीं होता है, सिर्फ उसे बांटा गया है। हम लोगों ने उसका अध्ययन करने के लिए उसे 3 भागों में बांटा है। इस प्रकार से उसमें किसी भी प्रकार का सीमा क्रम नहीं होता है जैसा कि मैंने बनाया है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया था या बनाया था। ओके, तो समझने में इसको यूज़ करें, ना कि ऐसा ही मान लें कि ऐसा होता है, होती तो आमाशय ऐसी है। ओके, वैसे चित्र तो सेम नहीं बन सकता, लेकिन कुछ इसी प्रकार की होती है आमाशय, हमारे शरीर में आमाशय इसी प्रकार से होती है। चलिए देख लेते हैं हम फंडिक भाग के विषय में। जो फंडिक होता है हमारे आमाशय का दूसरा भाग होता है, और मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि फंडिक में यानी कि मध्य भाग में कांटे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग रूजी कहते हैं। ओके, और रूजी क्या करती है, भोजन को अपने कांटों में फंसा लेती है, नुकीले भाग में फंसा लेती है, और क्या करती है, वहां पर फंडिक पार्ट से बहुत सारे एंजाइम्स का श्रावण होता है, और उन एंजाइम्स के द्वारा उसमें पाचन होता है। क्योंकि इसमें कोई किसी भी प्रकार के खांचे नहीं पाए जाते, मैंने पहले ही कहा किसी भी प्रकार की स्किन नहीं पाई जाती, इसी प्रकार से खोखला होता है आमाशय। ओके, इसमें क्या होता है, यहाँ पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन जठर ग्रंथियों में से कुछ जठर रस निकलते हैं। ये जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, पाइलोरिक पार्ट में पाई जाती है। ओके, हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा कौन सा पार्ट, कार्डियक पार्ट हमारे हृदय के पास होता है, इसलिए उसे कार्डियक पार्ट कहते हैं। तो कार्डियक पार्ट के बाद जो पार्ट पढ़ा, उस पार्ट में और इस पार्ट के बीच और किसी भी कार्डियक पार्ट के बीच इस प्रकार की लाइन नहीं होती है। ओके, पहले ही मैं बता दूं, स्पष्ट कर दूं। ओके, इस प्रकार की कोई लाइन नहीं होती है। तो फंडिक जो पार्ट होता है, इसमें कांटे नुमा संरचनाएं होती हैं, और कांटे नुमा संरचना में भोजन फंस जाता है, जिसे कांटे नुमा संरचना को रूजी कहते हैं। ओके, और यह भोजन को रोक कर रखती है, रोक कर रखने का कार्य रूजी करती है, और उस पर अम्ल या जो एंजाइम्स होते हैं, पाचक एंजाइम्स, उनका श्रावण करने का कार्य पाइलोरिक की जठर ग्रंथियां करती हैं, पाइलोरिक पार्ट की जठर ग्रंथियां करती हैं। तो जो रूजी होती है, इसका एक मेन आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि जो रूजी होती है, जब हमें भूख लगी होती है तेजी से, तो उस टाइम पर रूजी खड़ी हो जाते हैं, रूजी के कांटे खड़े हो जाते हैं, और क्या होता है, वो हमें पेट में चुभन होने लगती है। ओके, इसी के कारण होती है।
पाइलोरी की बात की जाए तो इसमें कई जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, रूजी और जो रूजी में फंसे हुए भोजन या फिर कार्डियक पार्ट में भोजन जो आया है उसका पाचन करते हैं जठर ग्रंथियों की रसों द्वारा। ओके, इन जठर ग्रंथियों में 3 प्रकार की जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 प्रकार की जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनमें पहली जठर ग्रंथि होती है श्लेष्म जठर ग्रंथि, दूसरी जठर ग्रंथि होती है मुख्य जठर ग्रंथि और तीसरी जठर ग्रंथि होती है भित्तीय जठर ग्रंथि। श्लेष्म जठर ग्रंथि, मुख्य जठर ग्रंथि और अंत में पाई जाती है भित्तीय जठर ग्रंथि। श्लेष्म जठर ग्रंथि में क्या होता है, श्लेष्म जठर ग्रंथि द्वारा म्यूकस का स्रावन किया जाता है जो HCl नामक अम्ल के, जो कार्डियक पार्ट में HCl अम्ल आता है वो इन्हीं जठर ग्रंथियों द्वारा कार्डियक में भेजा जाता है। ओके, HCl के श्रावण के पहले ही म्यूकस श्लेष्म ग्रंथियों द्वारा छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है, पहले से ही आमाशय की जो दीवारें होती हैं वो संरक्षित हो जाती हैं। जब हम लोग मुख्य जठर ग्रंथियों की बात करें तो मुख्य जठर ग्रंथियों द्वारा 2 एंजाइम्स का श्रावण किया जाता है जो मुख्य होते हैं। जो एंजाइम्स हमारे दूध और प्रोटीन के पाचन के लिए मुख्य एंजाइम्स माने जाते हैं। रेनिन, जैसे रेनिन एक एंजाइम होता है रेनिन और दूसरा एंजाइम होता है पेप्सिन। ओके, रेनिन दूध को दही में बदलता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का कार्य करता है। ओके, भित्तीय जठर ग्रंथियां, भित्तीय जठर ग्रंथियों द्वारा HCl का श्रावण किया जाता है और जब पाचन की शुरुआत होती है तो सबसे पहले म्यूकस श्लेष्म जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। और अगर हम लोग बात करें रेनिन और पेप्सिन की तो ये हमारे शरीर में दूध के पाचन का कार्य करते हैं। यहाँ पर पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। तो ये हमारा पार्ट खत्म हो गया जिसको कहा जाता है आमाशय। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अब छोटी आंत, क्योंकि आमाशय के पश्चात छोटी आंत ही आती है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे छोटी आंत के विषय में, जो कि बड़ी आंत के नीचे होती है। छोटी आंत का आकार बड़ी आंत की तुलना में बड़ा होता है। आइए देख लेते हैं हम लोग छोटी आंत के विषय में और फिर इसके पश्चात हम लोग बड़ी आंत के विषय में देखेंगे और वहां पर हमारा पाचन कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं छोटी आंत के विषय में। चलिए देख लेते हैं हम लोग अब आंत के विषय में, जो छोटी आंत है उसके विषय में, क्योंकि पाचन आमाशय के पाचन के पश्चात भोजन छोटी आंत में जाता है और वहां पर हमारे भोजन का पाचन होता है और इसके पश्चात हमारे भोजन का पाचन संपूर्ण हो जाता है। छोटी आंत में हमारे भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है जिसका नाम होता है छोटी आंत। ओके, यह हमारे आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। मैंने आपको आहार नाल की शुरुआत में ही बता दिया था कि हमारे आहार नाल जो होती है वो उसकी लंबाई 32 फीट होती है। ओके, उस 32 फीट को हम लोग कह सकते हैं 10 मीटर आहार नाल होती है। उस 10 मीटर में से 8 मीटर लंबाई किसकी होती है, जिसका नाम होता है छोटी आंत। किसकी होती है, छोटी आंत की होती है। ओके, उस 32 फीट यानी कि 10 मीटर में से 8 मीटर, लगभग 8 मीटर लंबाई किसकी होती है, छोटी आंत की ही होती है। और मैं ये भी बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि यहाँ पर जो यह भाग होता है जिसका नाम होता है छोटी आंत, इस भाग में भोजन तभी पहुंच सकता है जब यहाँ पर भोजन क्षारीय हो। और जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि HCl मिलने के पश्चात यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलने के पश्चात भोजन अम्लीय हो चुका था। और भोजन जब अम्लीय है और भोजन जब आंत में आएगा तो आंत उसे ग्रहण नहीं करेगी, क्योंकि आंत हमेशा क्षारीय भोजन को ही ग्रहण करती है। आंत हमेशा क्षारीय भोजन को ही ग्रहण करती है। आंत के 3 भाग पाए जाते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ओके, आंत हमेशा क्षारीय भोजन को ही ग्रहण करती है, इसलिए आंत को क्षारीय भोजन देने के लिए
यहाँ पर एक अंग पाया जाता है जिसका नाम होता है पित्ताशय, और पित्ताशय द्वारा यहाँ पित्त का श्रावण होता है। और पित्त को कहाँ मिलाया जाता है? पित्त को भोजन में मिला करके छोटी आंत में भेजा जाता है। ओके, पित्त का श्रावण कहाँ होता है? पित्ताशय में। और पित्ताशय को पित्त कौन देता है? तो यहाँ लीवर यानी कि हमारे शरीर का यकृत पित्त को पित्ताशय को पित्त देता है। ओके, और पित्त मिल करके हमारे भोजन को क्या कर देती है? क्षारीय कर देती है। और फिर इसके पश्चात भोजन पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है हमारी छोटी आंत में जाने के लिए। तो यहाँ पर मुख्यतः सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर रहेगा इलियम का, लेकिन हम लोग सारे भागों को पढ़ करके चलेंगे। आइए देख लेते हैं ड्यूडेनियम, जियोजिनम और इलियम के विषय में। आइए देख लेते हैं हम लोग आंत के भागों के विषय में। सबसे पहला भाग है हमारा ड्यूडेनम। ड्यूडेनम हम देख सकते हैं चित्र में, आप देख सकते हैं ड्यूडेनम किस प्रकार की आकृति होती है। ड्यूडेनम सबसे पहला भाग होता है और इस प्रकार से मुड़ा होता है। इस भाग को जेजुनम कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक, और इस भाग को इलियम कहते हैं। ओके, इस प्रकार से आंत को बांटा गया है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं ड्यूडेनम में क्या कार्य होता है और ड्यूडेनम में किस प्रकार के हार्मोन और एंजाइम्स का स्रावण होता है और किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है। सबसे पहले देखते हैं ड्यूडेनम किस प्रकार की संरचना होती है। तो आपको ये चीज दिख ही रही होगी, ये एक यू के शेप की संरचना है। ड्यूडेनम यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक यू की शेप की संरचना दिख रही है आपको। यहाँ से यहाँ तक देखने का प्रयास करें तो आपको यू के शेप की संरचना देखने को मिलेगी। ओके, तो इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार यू के आकार का होता है। ड्यूडेनम इसका आकार यू के आकार का होता है। इसको हिंदी में ग्रहणी भी कहा जाता है। ग्रहणी, इसको हिंदी में ग्रहणी कहा जाता है। इसका आकार यू के शेप का होता है। इसमें से किसी भी प्रकार के एंजाइम्स का स्रावण नहीं होता है। ओके, इसमें से किसी भी प्रकार के एंजाइम्स का स्रावण नहीं होता है। यहाँ से किसी भी प्रकार के एंजाइम्स नहीं निकलते हैं, इनका स्रावण यहाँ से नहीं होता है। एंजाइम्स और हार्मोन में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है और इसके विषय में हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे। तो इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम्स का स्रावण नहीं होता है, बल्कि हार्मोन निकलते हैं। इसमें किसका स्रावण होता है? हार्मोन का स्रावण होता है। ओके, दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है। ये दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो हार्मोन होते हैं वो ब्लड के साथ मिल सकते हैं, लेकिन जो एंजाइम्स होते हैं वो ब्लड के साथ नहीं मिल सकते हैं। ओके, तो ये दो प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है। सबसे पहला तो हार्मोन रिलीज करता है कोलेसिस्टोकाइनिन। इसका काम क्या होता है? जो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन होता है इसको रिलीज करने का कारण होता है कि ये पित्ताशय को पित्त के लिए एक्टिवेट कर सके। पित्ताशय को संकेत देने के लिए ये क्या करता है? पित्त कि वो पित्त को रिलीज करे। ओके, पित्ताशय को संकेत देने के लिए जो ग्रहणी होती है अर्थात जो ड्यूडेनम होता है ये किसको रिलीज करता है? कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन को रिलीज करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो कोलेसिस्टोकाइनिन है ये एक हार्मोन है। ओके, अर्थात ये ब्लड के साथ मिक्स हो सकता है। तो जो कोलेसिस्टोकाइनिन है इसका काम क्या होता है? पित्ताशय को संकेत देना कि आप पित्त का श्रावण करिए, और पित्त का जब यहाँ से श्रावण होता है तो यहाँ भोजन कैसा हो जाता है? क्षारीय हो जाता है और भोजन क्षारीय के रूप में छोटी आंत में आता है। ओके, और छोटी आंत हमेशा क्षारीय भोजन को ही ग्रहण करती है। ओके, तो पित्ताशय को संकेत देने का काम होता है कोलेसिस्टोकाइनिन का। और जो सेक्रेटिन हार्मोन होता है, दूसरा हार्मोन होता है सेक्रेटिन हार्मोन। इसका काम होता है ये अग्नाशय को संकेत दे सके अग्नाशय को संकेत देने के लिए इसका कार्य होता है सेक्रेटिन हार्मोन का। सेक्रेटिन हार्मोन क्या करता है? अग्नाशय को संकेत देता है। अग्नाशय यहीं पर पाया जाता है और ये अंग क्या कहलाता है? अग्नाशय कहलाता है। ये लंबा लंबा अंग जो है यहाँ पर इसको कहते हैं अग्नाशय। इसका नाम क्या है? अग्नाशय। इसका नाम है अग्नाशय। तो ये जो अंग पाया जाता है इसका नाम है अग्नाशय। तो अग्नाशय को ये संकेत देता है
कि आप एंजाइम्स को रिलीज करें। और जब यहाँ पर एंजाइम्स रिलीज होंगे तो विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम्स, पूर्ण पाचक रस स्रावित होंगे और क्या होगा, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का पाचन होगा, विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं हम लोग विभिन्न प्रकार के भोजन के अवयवों का पाचन होगा। और यहाँ पर भोजन कायम के रूप में आता है क्योंकि आमाशय में उसका पाचन HCl के माध्यम से हो जाता है। ओके, तो ये एक माध्यम होता है, यहाँ से कई एंजाइम्स निकलते हैं। अग्नाशय से क्या निकलता है, तो एंजाइम्स निकलते हैं। पित्त से पित्ताशय से पित्त निकलता है और इनको संकेत देने के लिए ड्यूडेनम यानी कि ग्रहणी दो प्रकार के हार्मोन रिलीज करती है, कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन हार्मोन। ओके, ये दोनों हार्मोन अग्नाशय और इसको पैंक्रियाज, अग्नाशय को इंग्लिश में पैंक्रियाज कहते हैं, और जो पित्त है, पित्त की थैली यानी कि पित्ताशय को संकेत देने का काम करता है कोलेसिस्टोकाइनिन, और सिक्रेटिन हार्मोन जो होता है वो अग्नाशय को संकेत देने का कार्य करता है। ओके, अब देख लेते हैं हम लोग पित्ताशय। जब पित्ताशय को हम लोगों ने संकेत दे दिया कोलेसिस्टोकाइनिन के माध्यम से, ओके, जो ग्रहणी है इसने कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन के माध्यम से पित्ताशय को ये संकेत दे दिया कि वो पित्त को रिलीज करे ताकि भोजन क्या हो जाए, क्षारीय हो जाए। तो पित्ताशय द्वारा एक तरल पदार्थ, हरे रंग का तरल पदार्थ रिलीज किया जाता है जिसका नाम होता है पित्त, जो कि क्या कर देता है, भोजन को क्षारीय कर देता है। और फिर इसके बाद क्या होता है, जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय के माध्यम से 3 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। ओके, इस बात को आप याद रखिएगा, क्या निकलता है, एंजाइम्स निकलते हैं। 3 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। ये एंजाइम है, ये हार्मोन है। हार्मोन ब्लड के साथ रहता है, मिक्स रहता है, जबकि जो एंजाइम होता है, एंजाइम ब्लड के साथ मिक्स नहीं रहता है। ओके, तो 3 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। मैंने लिखा है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लेट, इसकी ट्रिक बन जाएगी लेट, इसकी ट्रिक क्या बनेगी, लेट, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ओके, लेट। अब हम लोग देख लेते हैं उनका काम क्या होता है। तो मैंने सबसे पहले लिखा है लाइपेज का काम, सबसे पहले तो मैंने ट्रिप्सिन का लिखा है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा लाइपेज ही, क्योंकि इसकी ट्रिक हम लोगों ने बना ली, लेट, LAT। ओके, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, इसकी ट्रिक बन गई। ओके, तो लाइपेज का काम क्या होता है, लाइपेज का काम होता है वसा का पाचन करना। यहाँ पर जो अवयव है भोजन का, वसा, जो चिपचिपा अवयव होता है उसका नाम होता है वसा। तो लाइपेज का मुख्य कार्य होता है कि वसा का पाचन करे। और दूसरा एंजाइम होगा एमाइलेज। एमाइलेज का काम होता है स्टार्च का पाचन करना, और स्टार्च को ये शर्करा में परिवर्तित कर देता है। ओके, और जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ये क्या करता है, जो हम लोगों ने प्रोटीन को पेप्सिन हार्मोन, पेप्सिन एंजाइम के माध्यम से आमाशय में क्या किया था, पेप्टोन में बदला था, उस पेप्टोन को पेप्टॉइड में बदलने का काम कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है। उस पेप्टोन को पेप्टॉइड में बदलने का काम क्या करता है, कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है। ओके, कहाँ पर करता है, तो अग्नाशय के माध्यम से ये रिलीज होता है और छोटी आंत के ड्यूडेनम पार्ट में ये करता है। ओके, अग्नाशय द्वारा यहाँ से रिलीज कर दिए जाते हैं ये तीनों एंजाइम्स, और ये क्या करते हैं, लाइपेज वसा का पाचन करता है, एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है, और क्या करता है, ट्रिप्सिन पेप्टॉइड को पेप्टोन को पेप्टॉइड में बदल देता है। तो सबसे पहले था प्रोटीन को पेप्सिन ने बदला पेप्टोन में, और पेप्टोन को पेप्टॉइड में बदला ट्रिप्सिन में। ओके, अब आगे चल करके और एंजाइम्स आएंगे जो आगे पेप्टॉइड को भी बदल देंगे, पेप्टॉइड को भी तोड़ देंगे। तो ये हमारा हो गया पार्ट ड्यूडेनम। और इसके बाद जो भाग आता है उसका नाम होता है जेजुनम। जेजुनम की आकृति, जेजुनम भी एक प्रकार की यू की आकृति ही होती है। यहाँ क्या होता है, भोजन फैल जाता है, जेजुनम पार्ट में भोजन फैल जाता है, और क्या होता है, यहाँ पर इलियम द्वारा कुछ एंजाइम्स छोड़े जाते हैं, कुछ रस छोड़े जाते हैं, जिनके माध्यम से भोजन का पाचन होता है। चलिए देख लेते हैं। इसके बारे में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जो जेजुनम पार्ट होता है, वो उस जेजुनम पार्ट में भोजन फैल जाता है। ओके, आइए फिर भी देख लेते हैं हम लोग जेजुनम और इलियम के विषय में। आइए देख लेते हैं हम लोग छोटी आंत का अंतिम भागों के विषय में।
छोटी आंत का दूसरा अंतिम भाग होता है जेजुनम। इसमें क्या होता है, इसमें पाचन की कोई प्रक्रिया नहीं होती है, इसमें मात्र भोजन फैलाया जाता है और उस भोजन में इलियम द्वारा जितने भी प्रकार के एंजाइम्स मिलाए जाते हैं और उनके माध्यम से जितना भी पाचन होता है वो इस जेजुनम में फैलाने से ही होता है। ओके, और इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, भोजन सीधा का सीधा निकल जाता है। ओके, इलियम की बात की जाए तो ये बहुत जरूरी भाग है और यहाँ भोजन का पाचन समाप्त हो जाता है। ओके, इलियम छोटी आंत का ही अंतिम भाग होता है, इलियम छोटी आंत का ही सबसे अंतिम भाग होता है। यहाँ भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है। यहाँ भोजन का पाचन भी होता है जो बचा कुचा पाचन होता है, और यहाँ भोजन के पदार्थों का जो मेन पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण भी होता है, जिसके ऊर्जा जिसके लिए हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, उस ऊर्जावान पदार्थों का अवशोषण भी इलियम में ही होता है और पाचन भी बचा कुचा पाचन भी कहाँ होता है, इलियम में ही होता है। दोनों इसी में होते हैं। अंतिम में पाचन के लिए यहाँ अनेक पाचक रस निकलते हैं। ओके, जो बचा कुचा पाचन होता है, यहाँ पाचन के लिए क्या निकलते हैं, अनेक पाचक रस निकलते हैं। ओके, अनेक पाचक रस निकलते हैं इस पाचन के लिए, यहाँ पर अनेक पाचक रस निकलते हैं। ओके, पहले से ही पाचन हो चुका है और सिर्फ थोड़ा पाचन बचा हुआ है, और जो भी पाचक रस निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, सक्कस इंट्रिकस के माध्यम से ये पाचक रस निकलते हैं। ओके, ये पाचक रस किसके माध्यम से निकलते हैं, तो सक्कस इंट्रिकस के माध्यम से ये पाचक रस निकलते हैं। ओके, यहाँ पर कई प्रकार के पाचक रस निकलते हैं, जिनमें मैंने आपको बताने योग्य सिर्फ एक समझा है, जिसे इरेप्सिन कहा जाता है। इरेप्सिन क्या करता है, जो पेप्टॉइड में अपन लोगों ने पेप्टोन को तोड़ा था, किसके माध्यम से, ट्रिप्सिन के माध्यम से हमने जिस पेप्टोन को पेप्टॉइड में तोड़ा था, उस पेप्टॉइड को एमिनो एसिड में बदल देना या उस पेप्टॉइड को एमिनो एसिड में तोड़ने का कार्य कौन करता है, इरेप्सिन करता है, जो किसके द्वारा स्रावित होती है, वो इलियम के द्वारा स्रावित होती है। और यहाँ पर एमिनो एसिड में ये बदल जाता है और प्रोटीन का पाचन समाप्त हो जाता है। यदि हम लोग बात करें और अन्य एंजाइम्स की, तो सबसे मुख्य एंजाइम तो मेरे आधार पर यही था, और इसमें माल्टोज को पचाने के लिए माल्टेज नामक एंजाइम निकलता है, सुक्रोज को पचाने के लिए सुक्रेज नामक एंजाइम निकलता है। इसी प्रकार से जिस अवयव को पचाने के लिए जिस एंजाइम की आवश्यकता है, वो सारे एंजाइम्स यहाँ से ही निकलते हैं। ओके, अंत में क्या होता है, अंत में इसमें जो छोटी आंत होती है, इसके अंत में एक विलाई नाम की संरचना पाई जाती है। विलाई यानी कि उसमें छिद्र होते हैं और उसमें कुछ कांटे पाए जाते हैं, कांटेनुमा संरचना पाई जाती है। वो क्या करती है, विलाई बचे हुए जितना भी हमारे लिए आवश्यक पोषण है उनको अवशोषित कर लेती है। भोजन के सारे पोषक तत्वों को अवशोषित विलाई के माध्यम से कर लिया जाता है। ओके, भोजन के सारे पोषक पदार्थों का अवशोषण यहाँ विलाई के माध्यम से कर दिया जाता है और यहाँ भोजन का पाचन समाप्त हो जाता है। लेकिन अभी हमने भोजन का पाचन पड़ा है, अभी हमारा किसका पाचन नहीं हुआ है, जल का पाचन अभी रह गया है, बाकी है। तो जो बड़ी आंत होती है उसमें जल का पाचन होता है, और आइए देख लेते हैं हम लोग जल के पाचन के विषय में, और वहां पर हमारी क्लास का अंत हो जाएगा। आइए हम लोग अंत देख लेते हैं। हमारी क्लास का अंत यहाँ पर हो जाएगा। बड़ी आंत हमारे शरीर का एक पाचन में सहायक अंग है, और ये कैसा होता है, ये यहाँ पर छोटी आंत से जुड़ा होता है, जिसका नाम होता है सीकम। ओके, सीकम से ये जो बड़ी आंत है ये छोटी आंत से जुड़ी होती है, और ये कुछ इस प्रकार की संरचना में पाई जाती है। ओके, ये कुछ इस प्रकार की संरचना में पाई जाती है। ओके, तो इस प्रकार की संरचना में बड़ी आंत पाई जाती है। इस बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि भोजन का पाचन पूर्ण रूप से छोटी आंत में हो चुका रहता है। ओके, जब भोजन का पाचन इसमें होना ही नहीं है तो इसमें भोजन आता क्यों है, तो इसमें भोजन इसलिए आता है क्योंकि इस भाग में जो हमारे शरीर की बड़ी आंत है, इस बड़ी आंत में भोजन इसलिए आता है क्योंकि भोजन में उपस्थित जल का पाचन अभी अधूरा है। और जब हम लोग जल का पाचन नहीं करेंगे तो जो हमारे शरीर में जल है
उसकी कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर बड़ी आंत में क्या होता है, जल का पाचन होता है और एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम होता है बिलिरुबिन। ओके, इसका नाम क्या होता है, बिलिरुबिन। और ये बिलिरुबिन एंजाइम क्या करता है, हमारे मल को पीले रंग में परिवर्तित कर देता है। ये जब हमारे मल में मिलता है तो ये क्या कर देता है, जो कायम होता है, जो पच चुका होता है भोजन, उस पचे हुए भोजन में मिल करके ये उस भोजन को पीले रंग में बदल देता है। तो भोजन को पीलापन कौन सा एंजाइम देता है, सॉरी, मल को पीलापन कौन सा एंजाइम देता है, बिलिरुबिन। ओके, बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग होता है सीकम, जो कि यहाँ छोटी आंत से जुड़ा होता है। ओके, इसमें एक अंग अलग पाया जाता है जिसको अभी मैं आपको बताऊंगा। ओके, जिसका नाम होता है अपेंडिक्स। ओके, तो ये सीकम के माध्यम से छोटी आंत से जुड़ा होता है। तो बड़ी आंत सीकम के माध्यम से छोटी आंत से जुड़ी रहती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई छोटी आंत की तुलना में कम होती है, लेकिन जो बड़ी आंत होती है वो छोटी आंत की तुलना में चौड़ी होती है। ओके, छोटी आंत की तुलना में चौड़ी होती है। तो इसमें क्या होता है, सीकम कौन सा भाग होता है जहाँ बड़ी आंत छोटी आंत से जुड़ी होती है, इसको क्या कहते हैं, इस भाग को सीकम कहते हैं। इसको सीकम, इस भाग को सीकम कहते हैं। और यहाँ पर एक भाग अंग पाया जाता है जिसका नाम होता है अपेंडिक्स। ओके, अपेंडिक्स, उसमें जगह नहीं थी, अपेंडिक्स। ओके, अंग पाया जाता है। तो सीकम छोटी आंत और बड़ी आंत के संधि स्थल पर पाया जाता है। और इसमें 4 प्रकार के कोलोन पाए जाते हैं। 4 प्रकार के इसमें कोलोन पाए जाते हैं और उन्हीं कोलोनों से ये पूरी बड़ी आंत बनी होती है। देखिए, इसमें 4 प्रकार के कोलोन पाए जाते हैं। सबसे पहला कोलोन होता है असेंडिंग कोलोन, जो यहाँ से यहाँ तक होता है, असेंडिंग कोलोन। ओके, सीकम से लेकर के ऊपरी भाग तक असेंडिंग कोलोन होता है। इसको क्या नाम होता है इसका, इसको हम लोग कह सकते हैं असेंडिंग कोलोन। और जो ये वाला पार्ट होता है, ये पार्ट बड़ी आंत का, इसको कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्स कोलोन। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन। और जो ये वाला भाग होता है इसको कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। इसको कहते हैं असेंडिंग कोलोन, इसको कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। बीच का होता है ट्रांसवर्स कोलोन और इसको कहते हैं सिग्मोइड कोलोन। ओके, इसको क्या कहते हैं, सिग्मोइड कोलोन। और इसमें क्या होता है, इन सभी कोलोनों में जल का पाचन हो जाता है और जल के पाचन के पश्चात भोजन मलाशय के माध्यम से यहाँ पाया जाता है। सबसे अंत में मलाशय पाया जाता है। जो पचा हुआ भोजन होता है वो मल के रूप में मलाशय से बाहर निकल जाता है और इस प्रकार से हमारे भोजन का पाचन हो जाता है। तो ये हमारा पाचन तंत्र आज क्लोज हो गया। ओके, आज हमारा पाचन तंत्र खत्म हो गया। द हिस्टोरिका के माध्यम से मैंने आपको पाचन तंत्र पढ़ाया, पाचन तंत्र के विषय में बताया। ओके, तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आशा मैं यही करता हूँ कि आपको ये पाचन तंत्र का जो भी टॉपिक था ये समझ में आया होगा। और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए द हिस्टोरिका से। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो आप इसको लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में श्वसन तंत्र के विषय को लेकर के, श्वसन तंत्र के टॉपिक को लेकर के। चलिए, आज की क्लास इतनी ही रहने देते हैं और कल मिलते हैं हम लोग श्वसन तंत्र के टॉपिक को लेकर के, श्वसन तंत्र के साथ। लाइक कर दीजिएगा, जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा।